मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं, हाँ, और डिप्रेस कास्ट से आते हैं। लेकिन जो सिक्का जारी हुआ उन्होंने किया आरएसएस के 100 साल होने पे, उस सिक्का में भारत माता के हाथ में जो झंडा है वो तो ब्राह्मण सत्ता का प्रतीक झंडा है। तो डे वन से इनका जो लाइन था मुस्लिम्स को लेके, हाँ, वो साफ था, उसी लाइन पे चल रहे थे। लेकिन अभी भी वे तरीके से ये चल रहे थे, इनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि इसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना, ब्लूप्रिंट क्या होगा हमारा। 1939 में जब गोलवलकर काफी नजदीक आ गए हैं आप, हेडगेवार जो कि चीफ थे आरएसएस के, पहले सरसंघ चालक थे, तो उस समय वो अपनी किताब लिखते हैं वी आर आवर डिफाइन, जिसमें वो जर्मनी से पूरे आइडिया को बोरो करते हैं। आरएसएस के फंडामेंटल्स डे वन से यही था कि भारत में एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें जिसमें कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, ट्रीट किया जाए। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों पर, जो कि एक उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। और 2 अक्टूबर को उसके 100 साल पूरे हुए, जिस दिन गांधी जयंती भी थी। और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक धीरेन्द्र के झा हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं आरएसएस के नेताओं पर और आरएसएस के बनने पर। उनकी किताबों में गोडसे है, गांधी असैसिन, जो कि गांधी का हत्यारा गोडसे नाम से हिंदी में भी है। शैडो आर्मीज हैं, जो कि आरएसएस के जो फ्रिंज या उनके सहकारी या अगल बगल में जो संगठन संगठन है उनके बारे में। और उनकी नई किताब गोलवलकर पर आई है, जो दरअसल इसके पूरे बड़े सूत्रधार रहे हैं आरएसएस के। तो धीरेन्द्र, आपका स्वागत है हरकारा डीप डाइव में। और हम लोग ये बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं कल की खबरें देख रहा था। कल 3 खबरें थी। एक खबर थी कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में संस्कृत में कव्वाली वहाँ पे गाई जाएगी। दूसरा, सीपी राजेंद्रन का एक आर्टिकल था हिंदू में, जिसमें गणित में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद घुसेड़ने की कोशिश के बारे में उनका एक लेख था। तीसरा था कि जो भारत की जो श्रम नीति है उसमें मनुस्मृति का हवाला दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको ट्रेसेस हैं ये आरएसएस की सोच के, जो कि भारत लगातार इसी गिरफ्त में फंसता जाता दिख रहा है। तो इन 100 सालों के अगर हम एक समराइज करना चाहें, मतलब एक एक आम हिंदी भाषी के लिए, तो आप कैसे उसको बताएंगे उस। नमस्कार निधीश, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आपने इस शो में। अ, देखिए, आरएसएस का 100 साल पूरा हुआ और ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि उसका 100 साल 2 अक्टूबर को पूरा हुआ है। 2 अक्टूबर जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गांधी के जन्म दिवस के रूप में, और पूरा दुनिया उसको सेलिब्रेट करता है नॉन वायलेंस डे के रूप में। और अ, उस गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जो कि आरएसएस का सदस्य था पूरे अपने अंतिम समय तक, अ, उस व्यक्ति का जो संस्था है आरएसएस, उसका 100 साल पूरा हो रहा है। इसमें अब एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि अ, उस दिन आरएसएस को देश से माफी मांगना चाहिए था अपने वो सदस्य के कुकृत्य को लेके। गांधी जी इस देश के फ्रीडम मूवमेंट के सबसे बड़े नेता थे, फादर ऑफ द नेशन है। अ, उनकी हत्या उसने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये उनके आरएसएस के एक कैरेक्टर जो कि पूरे 100 साल बना रहा, उसके कैरेक्टर को बताता है। जहाँ की वो हमेशा जो सच्चाई है उससे भाग के एक मिथ्या, एक गढ़ा हुआ जमीन पे अपना सारा आर्ग्यूमेंट खड़ा करते हैं।
ये उनके कैरेक्टर डे वन से उनका जो कैरेक्टर है उसमें नहीं बदलाव होना दिखलाता है। वैसे आरएसएस को अगर हम देखें तो पूरे 100 साल में आरएसएस दोनों ही अ, पहलुओं के हिसाब से, जैसे उसका सोच और दूसरा उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, दोनों ही तरीके से आरएसएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबर वन, आरएसएस के फंडामेंटल्स डे वन से यही था कि भारत में एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें जिसमें कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, ट्रीट किया जाए, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस ब्राह्मणवादी डोमिनेशन का स्पेस हो। जी। ये पूरे 100 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। शुरू में इनके जो विचार थे थोड़ा वेग थे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन 1939 में जब वोल्वोल्कर ने किताब लिखा वी और आवर नेशन विल सरवाइव, तो फिर उसमें एक क्लैरिटी आ गया कि नाजी मॉडल के ऊपर बेस करके ये ब्लूप्रिंट रहेगा जिस पे आरएसएस काम करता रहेगा और करता रहा है, जो हम पिछले 10 साल में होते हुए देख रहे हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। अगेन आप देखेंगे कि जो हिंदू राइट जिसको हम बोलते हैं, उसके दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन के रूप में डे वन से चलता रहा है। एक पॉलिटिकल एलिमेंट, दूसरा पैरामिलिट्री एलिमेंट। शुरू में हिंदू महासभा था जो पॉलिटिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, आरएसएस पैरामिलिट्री एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। असैसिनेशन के बाद जनसंघ और आरएसएस, और फिर उसके बाद बीजेपी के बनने के बाद बीजेपी और आरएसएस जो आज भी चल रहा है। तो ये जो डुअलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डुअलिटी इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक इनका कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डुअलिटी हम सिर्फ और सिर्फ और वैसे कंट्रीज में देखते हैं। इतिहास जब हम में जाते हैं तो वैसे कंट्रीज में सिर्फ पाते हैं जहाँ फासिज्म रहा है। जैसे जर्मनी नाजीज के दौरान हम वहाँ पाते हैं इस तरह का डुअलिटी। इस तरह का डुअलिटी हम इटली में पाते हैं, लेकिन ये डुअलिटी हम इस डेमोक्रेसी में नहीं पाते। तो इसीलिए ये जो बेसिक पैटर्न है, बेसिक जो सोच है, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है आरएसएस का, वो पिछले 100 साल में बिल्कुल सेम रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक बात तो ये भी थी कि जो फासिस्ट जो प्रवृत्ति है इसके बारे में अगर हम बात करें कि जैसे ये बात आपकी सही है कि कुछ देशों में बहुत साफ साफ दिखलाई दिया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने सत्ता हासिल की, और जहाँ उन्होंने सत्ता हासिल की वहाँ पे एक तरह से लोकतंत्र ही था और वहाँ से वो आए। और अभी भी हम कई देशों में देख सकते हैं जहाँ जहाँ लोकतंत्र का एक तरह से डिरेलमेंट हो रहा है, जहाँ जहाँ वो अपने पटरी से उतर रही है, चाहे वो अमेरिका को हम देखते हैं इस समय के, या बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जहाँ पे ये लगातार देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर दक्षिणपंथी, और उसमें उसकी जो उसके पीछे जो एक चीज़ है कि उसमें एक अदर है, वो एक अपना एक दुश्मन अपने भीतर ही चुनते हैं और उसको फिर वो उसके उसके खिलाफ एक तरह का एक अभियान छेड़ देते हैं, और फिर वो एक चुनावी मुद्दा भी बनता है, और वो एक एक तरह के स्थानीय स्तर पे हिंसक होने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये आरएसएस के बारे में बात करें तो उन्होंने खास तौर पर और मुख्य तौर पर भारत में मुसलमानों को अपना अदर चुना, और उसके बाद ईसाइयों को भी। तो ये जो भारत में ये जो पूरा हुआ, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे भी थे, जब आरएसएस आपकी किताब ही पढ़ रहा था उसमें से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो थे आज़ादी के पहले तो कुछ लोग कांग्रेस में भी थे और कुछ उसके अभियान में शामिल भी थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे, या मतलब बीच में कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए, क्योंकि गांधी और कांग्रेस का जो मूवमेंट था वो काफ़ी बड़ा था। पर उसके साथ साथ ये प्रवृत्ति भी साथ साथ चलती रही, कई बार दबे छुपे तरीके से, कई बार बहुत सामने आने की तरह से। पर अब जब इसके 100 साल हो गए हैं तो अब उसमें कोई उनको उसको लुका छिपी या
उसकी जरूरत शायद नहीं रह गई है। वो साफ साफ इस बात को बोल रहा है, जैसे कि कल की ये 3 खबरों को जो मैं बता रहा था कि ये 3 खबरें ऐसी हैं जिसमें साफ साफ शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह की चीजें जो है थोपी जाएंगी भारत के लोगों पर, खासतौर पे बच्चों पर। क्योंकि दो चीजें तो इसमें से विद्यार्थियों के बारे में है, तीसरी जो है मजदूरों के बारे में, जहां पर एक समानता का बड़ा आंदोलन चला है और संवैधानिकता है, नागरिक अधिकार है, श्रमिकों के अधिकार है। और उसमें हम फिर मनुस्मृति या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कव्वालियों को संस्कृत में करने की बात करते दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये जो अब जो है वो एक तरह से खुला, और ये उनकी शायद सफलता भी है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, और मैंने कहा कि देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये सत्ता में है और आरएसएस जो कि पैरामिलिट्री विंग है हिंदू राइट का, और पैरामिलिट्री विंग कभी भी किसी भी कंट्री में पैरामिलिट्री विंग के रूप में और किसी भी डेमोक्रेसी में रिकॉग्नाइज नहीं हो। तो इसलिए वो उनको हम देखते हैं कि वो कहीं भी किसी भी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी। अ, ये एक पहलू है, और चूंकि अब सत्ता में है तो इनके ऊपर उस तरह का प्रेशर भी नहीं है, इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है, बल्कि ये गवर्नमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं खुल के। अ, और दूसरा जो पहलू है वो ये कि इनके इस दौरान जब वो पा रहे हैं कि हिंदू राइट स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, तो उस समय में जो इनका जो बेसिक उद्देश्य था, जो इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, वही डोमिनेट करेगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो है कि पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना जिसमें कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए, लेकिन ये हिंदू सुप्रीमेसी नहीं है, ये ब्राह्मणिस्टिक सुप्रीमेसी है। तो ब्राह्मणिस्टिक सुप्रीमेसी में आप देखेंगे कि संस्कृत और मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों ही। ठीक है। अ, अगर आप देखें, ये बोलेंगे नहीं ये बात, लेकिन इनका जो झंडा है ये सभी जानते हैं कि वो ब्राह्मण सत्ता का प्रतीक पेशवा का झंडा है। 100 साल होने पे मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया, और उस सिक्का में भारत माता का एक बनाया गया है। इनका जो अपना इमेजिनेशन है भारत माता का, उनका एक ये है, और अ, उसके सामने में कुछ स्वयं सेवक उनको उनके सामने नमन कर रहे हैं। लेकिन उस भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं है, उस भारत माता के हाथ में भगवा झंडा है जो ब्राह्मण सत्ता हम्म। का प्रतीक था। हाँ, पेशवा का झंडा है। या पेशवाई झंडा है उनके हाथ। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये इनका जो इनके जो सारे जो इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य हैं या फीचर्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा established जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके जो प्रतीक हैं, उनके खिलाफ एक तरह का अभियान है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का हक देता है। मानववाद के जरिए अ, आप समझ सकते हैं कि कैसे जो ब्राह्मणिस्टिक सेक्शन है वो एक्वायर करता है प्रिविलेज पोजीशंस समाज में। संस्कृत उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। झंडा जो पेशवाई झंडा है, पेशवा का जो झंडा था उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यही उनको अलग अलग रूप में ऑपरेट होते हुए दिख रहा है, चाहे सेमिनार के रूप में या आप जो गणित में जो इस मानसिकता को प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही है। आप जमीन पे भी देखेंगे कि राम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि सवर्ण कल्चर ही इनका उद्देश्य रहता है। अवर्ण कल्चर ने अवर्ण कल्चर के सिंबल को ये लेंगे कभी कभी शायद, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया जा सके, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। हाँ, इसलिए नहीं, क्योंकि ताकि अवर्ण कल्चर को प्रमोट किया जा सके। अवर्ण कल्चर को सवर्ण कल्चर के नीचे ही रहना पड़ेगा, तो राम ऊपर रहेंगे, कभी भी सलहेज ऊपर नहीं आ पाएंगे। हाँ, जो देवता है एक शेड्यूल कास्ट जो पूजे जाते हैं,
और या फिर मीरा बद्री नहीं आ पाएंगे जो दूसरे शिरोपास जिनको पूछते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इनका ये हर एक लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि अब ये डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 100 सालों में कोई भी मतलब आरएसएस के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता, और ये कहा जाता है कि कोई भी महिला या कोई भी अवर्ण जिनको आप कह रहे हैं, या दलित है या पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, वो उसके अध्यक्ष नहीं बनते। एक राजपूत को छोड़कर लगातार अ, मराठी ब्राह्मण ही उसके प्रमुख रहे हैं। तो ये जो बात है, क्या आपको लगता है कि अगले 100 सालों में कभी ऐसा हो पाएगा कि आरएसएस में जो है वो कोई महिला या कोई अवर्ण या कोई गैर हिंदू उसको वो इस तरह की प्रमुखता दे सकते हैं? देखिए, महिला तो ये आरएसएस में है ही नहीं। मतलब नियम के हिसाब से ये महिला को नहीं रखते आरएसएस। और जहां तक डिप्रेस्ड कास्ट का सवाल है, दलित, ओबीसी वगैरह, अ, अब ये हो सकता है कि लोगों को दिखलाने के लिए ये किसी डिप्रेस्ड कास्ट में से किसी व्यक्ति को आने वाले समय में कभी अपना सरसंघ चालक बना दे। सवाल ये नहीं उठता है। सवाल ये है कि बहुत सारे डिप्रेस्ड कास्ट के लोग बीजेपी में और आरएसएस में हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वही ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं, हाँ, और डिप्रेस्ड कास्ट से आते हैं, लेकिन जो सिक्का जारी हुआ उन्होंने किया आरएसएस के 100 साल होने पे, उस सिक्का में भारत माता के हाथ में जो झंडा है वो तो ब्राह्मण सत्ता का प्रतीक झंडा है। हाँ, जी। तो इसलिए आप किसी को ये बना भी देते हैं तो वो एक सिंबॉलिक होगा। सवाल है कि इनका विचार क्या है। सवाल है ये, वो व्यक्ति प्रमोट किन वैल्यूज को कर रहा होगा? क्या वो हम्म। ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। ये जो कल्पना है कि इस देश के जो 17-18% लोग मुसलमान हैं, और उनको वो एक दोयम दर्जे की नागरिकता या उनके अधिकारों के बारे में इस तरह से बात करते हैं, तो ये सोच कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि हम जब देखते हैं तो इस भारत की तरक्की में, आज़ादी की लड़ाई में, या उसके बाद भी अ, उन सारी चीज़ों में जहाँ पर हम सोचते हैं कि भारत को कहीं कोई गौरव हासिल हुआ, तो उसमें उनकी भागीदारी लगभग वैसी ही थी जैसे कि बाकी लोगों की। तो ये विचार कहाँ से आया और ये किस तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है इन 100 सालों में? देखिए, इसका एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री एक कॉलोनियल पीरियड अ, के अंदर की जो मजबूरियां थी, ये पैदा हो रही थी जो मजबूरियां, उन मजबूरियों से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि संघ का, बल्कि संघ के का जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है, उसका शुरुआत कहाँ से होता है? उसका शुरुआत एक ऐसे समय में होता है जिस समय में भारत के अंदर महात्मा गांधी पहला मास मूवमेंट, ऑल इंडिया मास मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कोर में रख, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इस बैकड्रॉप में आप देखेंगे कि अ, अंग्रेज निश्चित रूप से परेशान था क्योंकि उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था वो पॉलिसी सक्सीड नहीं कर रहा। दूसरा जो, तो एक वो डेस्परेटली चाह रहा था कि उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला थ्योरी इंडिजिनस लोगों के अंदर से आए। दूसरा जो डेस्परेशन था वो सावरकर का था, जो जेल में थे अंडमान निकोबार आइलैंड, सेलुलर जेल में थे पोर्ट ब्लेयर पे, और वो डेस्परेट थे बाहर आने के लिए। तो इन दो डेस्परेशन के मिलने से जो आइडिया कंसीव किया गया वो था हिंदुत्व, एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट के रूप में, और जिसमें कि अ, सावरकर जो थ्योरी देते हैं, उस थ्योरी के तहत हिंदूज को मोबिलाइज करना है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि फेलो सिटीजन्स के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, इंडियन मुस्लिम। ये पूरा आइडिया था।
आप देखिए कि जब 1923 में इनका बुक आता है सावरकर का, अ, इस पे, अ, उससे पहले भी इनफैक्ट अपने मर्सी पिटिशंस में वो ये बात कर रहे हैं, बात के जो मर्सी पिटिशंस है, खास करके उन्होंने मर्सी पिटिशन लिखना शुरू कर दिया था डे वन से, मतलब जिस साल वो जेल गया उसी साल से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था 1911 में, मसीह लेकिन कि 19 जब जब उन्होंने लोगों से कहा कि उनको, जब उन्होंने माफीनामे लिखे और कहा कि मुझ पे दया करिए, दया की जी चिट्ठियां बिल्कुल, उन्होंने लिखी थी अंग्रेज हुकूमत को। जी। जी, तो ये आप अगर देखेंगे सारे मर्सी पिटिशंस तो आप पाएंगे कि 1920 से पहले जो मर्सी पिटिशंस लिखे गए हैं उसमें तो वो बोलते हैं कि भाई मुझ पर दया कीजिए, मैं आप वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लॉयल रहूंगा आपके प्रति, और ये सब वो बातें कर रहे हैं। लेकिन 1920 का जो मर्सी पिटिशन है उसमें पहली बार वो बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए यूजफुल हो सकता हूँ, हमारा आपका एनिमी कॉमन है, हाँ, मुस्लिम्स। अ, उसी तरह से उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद उनको अंडमान से शिफ्ट कर दिया जाता है इंडिया के जेल में, इंडियन मेनलैंड के जेल में। और फिर वो 1921 में अपना लास्ट मर्सी पिटिशन लिखते हैं जिसमें इसी बात को थोड़ा और एलबरेट करते हैं। फिर 1923 में उनका किताब आता है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदू। किताब में इसी लाइन को उन्होंने पूरी तरह से एलैबोरेट किया है कि ये देश जो है वो हिंदुओं का है, मुस्लिम्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ने के प्रोसेस में हिंदू एज ए नेशन इमर्ज किया है, जो सूट करता था अंग्रेजों को। और हम पाते हैं कि उसके कुछ महीने के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है 1924 के जनवरी में। और बोला जाता है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि आप रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे, बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ये तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जेल से उनको निकाल देना रहता है। और उसी साल हम पाते हैं कि 1924 के आखिरी हिस्से में बाबा राव सावरकर, जो वीर सावरकर के बड़े भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर, जिनको बाबा राव भी बोलते थे, वो नागपुर जाते हैं और वो कुछ यंग लोगों को, हिंदुओं को, जो कि सारे के सारे ब्राह्मण थे उसमें, उनको वो समझाने की कोशिश करते हैं दो बातें। पहला ये कि गांधी जी अ, मुस्लिम्स के हाथ में सत्ता वापस जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा ताकि हिंदू राष्ट्र हम बना सके, जिसके लिए हमें संगठन चाहिए। और फिर वो संगठन, वही ग्रुप न्यूक्लियस का काम करता है जो कि 1925 में आरएसएस बनता है। ठीक है, तो डे वन से इनका जो लाइन था मुस्लिम्स को लेके, हाँ, वो साफ था, उसी लाइन पे चल रहे थे। लेकिन अभी भी वे तरीके से ये चल रहे थे, इनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि इसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना, ब्लूप्रिंट क्या होगा हमारा। 1939 में जब गोलवालकर काफी नजदीक आ गए हैं आप, अ, हेडगेवार जो कि चीफ थे आरएसएस के, पहले सरसंघ चालक थे, तो उस समय वो अपनी किताब लिखते हैं वी आर आवर डिफाइन, जिसमें वो जर्मनी से पूरे आइडिया को बोरो करते हैं। और जो एंटी जू आइडिया जो था हिटलर का, उसी लाइन पे वो यहाँ पे इस देश में एंटी माइनॉरिटी एजेंडा डेवलप करते हैं। हम देखते हैं कि 1940 में फिर वो संचालक बन जाते हैं इनके देहांत के बाद, एक बार के देहांत के बाद। और फिर आप पाते हैं कि इसी लाइन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जैसे 1942 में अ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे, उन लोगों ने आरएसएस के एक कैंप जिसमें कि गोलवालकर थे को काफी डिटेल में कवर किया। तो हम पाते हैं वहाँ जो भाषण दे रहे हैं गोलवालकर या इनके दूसरे जो लोग हैं संघ के, वो इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए उसमें जो बुक सजेस्ट किया गया था पढ़ने के लिए, वो हिटलर और मुसोलिनी का बायोग्राफी भी था, अ, सावरकर और हेडगेवार के बायोग्राफी के अलावा वो पढ़ने के लिए बोला गया था इन्फ्लुएंस। तो हम पाते हैं कि यही इसी पैटर्न पे ये ग्रो करते रहे, और जब देश आजाद होने लगा और देश का पार्टीशन होने लगा, तो उस माहौल का ये इस्तेमाल करते हैं, एक एंटी मुस्लिम मुहिम बनाते हैं, और ये चाहते थे कि सारे मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि गांधी नेहरू ऐसा नहीं चाहते। तो गांधी नेहरू चाहते थे कि भाई पार्टीशन हुआ, ठीक है, ये देश सबका है, इस देश में सभी लोग रहे, हाँ,
और वो तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में भी सभी लोग रहें, लेकिन वहां से लोग आ रहे थे, ये अलग बात है। तो हम देखते हैं कि यही जो मसला था, इसी मसले पे गोलवॉलकर अपनी नाराजगी भी शो करते हैं, और एक क्लोज डोर मीटिंग में, आरएसएस जो मीटिंग में यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर गांधी ने अपना रवैया नहीं बदला तो हम जानते हैं उनको हम कैसे चुप करा सकते हैं। हाँ, और फिर बातें हैं कि उसके महज 3 हफ्ते के बाद नाथूराम गोडसे आपके वगैरह ने प्रोसेस शुरू कर दिया गांधी की हत्या का। ना ये जो सारा कुछ हुआ, ये जो एंटी मुस्लिम जो इनका प्लान था, ये बेसिकली देश को हिंदू राष्ट्र बनने का प्लान, ठीक है। और इस हिंदू राष्ट्र जिसको कि ब्राह्मणवादी लोग डोमिनेट करेंगे, और ये श्रोक जो कि हम आज भी देख रहे हैं। तो उस समय गांधी असैसिनेशन के बाद जिस तरह का रिएक्शन रहा लोगों का, सरकार का, इस सब के बाद काफी दिन तक ये काफी संभल के चल रहे थे। लेकिन हम बाद में पाते हैं कि नेहरू की डेथ के बाद दोबारा से ये लोग अपने उस उस एजेंडा पे वापस लौटते हैं, धीरे धीरे थोड़ा बचते हुए। अब नाजी हिटलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ओपनली, हाँ, लेकिन मोर और लेस उसी आइडिया को लेके बाद जब थॉट्स जो छपता है गोलवॉलकर का 1966 में, फरवरी 1966 में छपता है वो, उसमें हम वही आइडिया देखते हैं। कांग्रेस के अंदर जो हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट थे, उनको लग रहा था कि इनको सपोर्ट करने से वो अपना स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आउटसोर्स करते हुए दिखते हैं बार बार। हिंदू कम्युनलिस्ट जो लोग थे, जो आरएसएस, बीजेपी वगैरह, या उससे पहले जनसंघ, तो हम देखते हैं कि यहाँ से वो आउटसोर्स कर रहे हैं अपना स्ट्रेंथ, कई बार दिख रहा है अलग अलग स्टेजेस में, है ना। फिर ये जब अयोध्या मूवमेंट बिल्डअप होता है, हम देखते हैं क्या हुआ उसके बाद, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। यही प्रोसेस चलता है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक पूरा नैरेटिव डेवलप हुआ है इस देश में, मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जाने का, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, रेगुलर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, उनके ऊपर अटैक कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी कॉप प्रोटेक्शन के नाम पे। हाँ, गवर्नमेंट जिसका काम है कि ऐसे लिंच मॉब को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, गवर्नमेंट लग रही है जैसे वो इस मॉब के लिए एक इम्प्यूनिटी का क्लाइमेट बनाने में लगी हुई है। साथ ही गवर्नमेंट भी कई बार हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा को ओवरटली लागू करते हुए दिख रही है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके सामने है। हाँ, जिसमें कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ को किनारे कर दिया गया, जो इस्लाम है, जो नॉन मुस्लिम है, सिर्फ उनके लिए सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा गया इसमें, नेबरिंग कंट्री। तो ये सारा चीज हम पूरे 100 साल में जो जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो बेसिक मोबिलाइजेशन का जो आधार है, वो आधार मुस्लिम्स है। पिछले 11 सालों से हम देख सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये इनका स्वर्ण काल है एक तरह से आरएसएस का। और ये सबसे बड़ी जो उन्होंने एक तरह से जो तोहफा भी दिया है आरएसएस को, अपने मात्र या पितृ संस्था को, वो ये है कि इस समय उनकी पार्टी का यहाँ पे शासन है। और उनकी सारी जो उपलब्धियां हैं इन 11 सालों की, जो कि हम देख सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो अजीब से हिंसक प्रवृत्ति हैं जो मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है, जो रोजगार नहीं पैदा हो पा रहे हैं, अकादमिक संस्थानों में उटपटांग चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अदालतें अजीब सा फैसला कर रही हैं। तो उनको ये जो बोलते हैं ना, जो कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये है कि अभी आप सत्ता में, तो आप देख पा रहे हैं कि भारत उनके नेतृत्व में कहाँ जा रहा है। उनको रोज अ, लगभग रोज डोनाल्ड ट्रंप जलील करते हैं, और वो और भारत को जलील करते हैं उनके उनके नाम से, उनके जरिए, और वो कुछ नहीं कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, चीन के साथ जो कुछ हुआ, इकोनॉमी में जो कुछ हुआ, कोविड के दौरान जो कुछ हुआ, तो वो ये एक और प्रवृत्ति के साथ साथ एक और चीज भी है कि जहाँ पे ये बातों को साफ साफ सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। और वो हमेशा एक उलट उलट पलट के बात कर रहे होते हैं। मतलब ये आरएसएस का एक और जो चीज है, जो कि हम हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर से शुरू करते हैं, तो उसके बाद से कोविड के दौरान तक, मतलब सरकार ने शायद माना है कि 5 या 6 लाख लोग कुल मिला के
मरे हैं भारत में, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से 44 लाख थे और लांसेट के हिसाब से 18 लाख बच्चे लावारिस हुए थे। साथ ही नोटबंदी भले के लिए थी, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला था, 15 लाख लोगों के खाते में आने वाले थे, और दुनिया भर की, और ये सब भी फिक्शन की तरह लोगों को बताया जाता है और लोग उन पे यकीन करते हैं। और फिर अब उस यकीन करने के बाद आप देख सकते हैं ये भारत जो सामने है आपके, वो किस तरह का है और उसमें आप कहाँ खड़े हैं। एक तरफ फिर दूसरी बात विश्व गुरु की होती है, तो हम देखते हैं कि आपको पूछ कौन कहाँ रहा है। आप दक्षिण एशिया तक में आप अकेले पड़ चुके हैं। आपसे लोग जो है उलझ ज्यादा रहे हैं बजाय चीजों को बेहतर बनाने के। तो इन सारी रोशनियों में जब आप देखते हैं तो ये एक प्रूफ है कि ये आपकी जिस तरह की आपका जो नजरिया था भारत को बनाने का, या एक आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, ये उसका प्रूफ है। तो उस प्रूफ को हम कैसे देखते हैं और साथ में उसका हम क्या करें, क्योंकि एक 100 साल एक बड़ा समय होता है और ये समय काफी होता है कि हम उसको ठीक से समीक्षा करते, हम उसका एक उसकी और उस तरह के सुधार लेकर आते। जैसे कि आप जहाँ से बात शुरू हुई थी कि आपने कहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी इस बात के लिए, बहुत सारी बातों के लिए माफी मांगने की शायद जरूरत है वहां पे, पर वो दिल पे हाथ रख के दिल खोल के शायद ये करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। तो इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया धीरेन, और हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गुत्थी है इस देश की, जिसको आरएसएस कहते हैं, जो कि साफ साफ तौर पे एक गुटसेवादी है, एक गुटसेवादी संगठन है, और जो भी जिसको बोलते हैं कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है पर संगठन भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है, सबसे बड़ी गुत्थी भी है इस भारत देश की, जो इस समय का भारत है, उसको आगे हम किस तरह से समझते रहें। बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, और बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ उसको साझा करिए, और हरकारा को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।